नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में दोपहर 3 बजे तक 55% लोगों ने वोट डाले हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और कनकपुरा से उम्मीदवार डीके शिवकुमार ने आज सुबह कहा कि आज युवा मतदाताओं के पास एक बड़ा अवसर है, वो बदलाव के लिए मतदान करेंगे। वो राज्य में मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं। मुझे यकीन है कि वो बदलाव के लिए जाएंगे और हमें 141 सीटें देंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 75 से 80% मतदाता भाजपा का समर्थन करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। हम 130 से 135 सीटें जीतेंगे। कर्नाटक में आज बुधवार को जब वोट डाले जा रहे हैं तो कई मतदाता बूथों के बाहर रखे कुकिंग गैस सिलेंडर की पूजा के बाद लोग वोट डालने जा रहे हैं। इनमें महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का 2013 का एक ट्वीट सामने आया है, जब उन्होंने लोगों से घर में रखे गैस सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने को कहा था। उस समय गैस सिलेंडर की कीमत 430 रुपए हुआ करती थी। लेकिन कर्नाटक में आज सिलेंडर पूजा के पीछे कांग्रेस है। तमाम शहरों में आज सिलेंडर पूजा के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल कर्नाटक में सिलेंडर पूजन की शुरुआत कल मंगलवार शाम से उस समय हुई जब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने मतदाताओं को महंगाई के बारे में याद दिलाते हुए गैस सिलेंडर की पूजा की। ये पूजा राज्य में मतदान शुरू होने से चंद घंटे पहले की गई थी। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के साथ चुनाव के बाद कोई गठबंधन करने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बता दें, पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस से मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बीजेपी ने वो भी सरकार गिरा दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रमुख ने साफ कर दिया है कि वो अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जेडीएस का साथ नहीं लेंगे। गोवा से कम 40,000 कन्नड़ मतदाता आज हो रहे मतदान के लिए कर्नाटक रवाना हो गए हैं और उनमें से आधे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। बाकी वोटर जो भी वाहन मिल सकता था लेकर कर्नाटक जाते दिखे। मंगलवार देर रात वास्को से हुबली जाने वाली ट्रेन में लोगों की भारी भीड़ थी। दैनिक गोमंतक ने इस संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने गोवा से वोटरों को ले जाने के लिए लग्जरी बसें लगाई थीं। दैनिक गोमंतक की रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र से जो सूचनाएं मिली हैं उसमें कहा गया है कि करीब 40,000 मतदाताओं में से गोवा के औद्योगिक क्षेत्र से गांव जाने वाले श्रमिकों की संख्या करीब 10,000 है। ऐसे में कई फार्मा उद्योगों में आज काम ठप है। उद्योगों में काम 11 मई को भी प्रभावित रहेगा, क्योंकि ज्यादातर श्रमिक कल गुरुवार को ही लौट पाएंगे। महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के आरएसएस से कथित रिश्ते को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस डीआरडीओ को नेहरू जी ने बनाया, जिस रिसर्च लैब को इंदिरा जी ने बनाया, उसमें संघ से जुड़ा पाकिस्तान का जासूस बैठा था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप तब लगाया है जब महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस द्वारा प्रदीप कुरुलकर को कथित तौर पर पाकिस्तानी जासूस से संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमारी पार्टी की पीढ़ियों ने डीआरडीओ बनाया और संघ के लोग उसमें आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़ा है। प्रदीप अक्टूबर 2022 से व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी महिला से जुड़ा था। प्रदीप की 4 पीढ़ियां संघ से जुड़ी रही हैं। ये खुद संस्कार भारती में संगठन मंत्री था और 14 साल तक पुणे में संघ की शाखा में सैक्सोफोन बजाता था। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि कुरुलकर की पहली पीढ़ी संघ से तब जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबरी हो रही थी। पवन खेड़ा ने कहा कि डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे पीएम के नीचे आता है। संघ से जुड़ा शख्स देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को दे रहा है, लेकिन खबर गायब है। अगर ये शख्स किसी अन्य पार्टी से जुड़ा होता तो क्या होता? वहीं जब प्रदीप कुरुलकर पकड़ा गया तो संघ ने कहा, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, यही संघ की असलियत है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मार्च में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यीय पैनल ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है।
द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने यह खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा इस पर 12 मई को गौर किए जाने की संभावना है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि इसमें क्या कहा गया है। ये भी साफ नहीं है कि विशेषज्ञ पैनल ने अंतिम रिपोर्ट दी है या फिर इसके लिए और समय मांगा है। विशेषज्ञ पैनल द्वारा और समय मांगे जाने की संभावना से भी इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में अपनी जांच पूरी करने के लिए शीर्ष अदालत से और 6 महीने का समय मांगा था, जबकि दोनों पैनल द्वारा 2 महीने के भीतर रिपोर्ट दिए जाने की संभावना थी। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रही महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो ब्रजभूषण का नार्को टैक्स करवा ले, उनका नहीं तो हमारा ही करवा ले, बात पता चल जाएगी। पत्रकार अजीत अंजुम से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि कुश्ती जगत में हर किसी को पता है कि ब्रजभूषण क्या है, कितना खराब आदमी है। वो इतना बेशर्म इंसान है कि मरते दम तक वही बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। पहलवान विनेश फोगाट ने खुद को मिल रही मदद और लक्ष्य को पाने को लेकर कहा कि पता नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। 17 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबको अपने वोट पावर से मतलब है, देश में क्या हो रहा है किसी को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण पर दर्ज एफआईआर और फिर गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अगर किसी पर पॉक्सो लगता है तो एक शेड्यूल होता है, इस केस में अलग अलग से क्यों हो रहा है। अगर नॉर्मल इंसान होता तो इतनी जल्दी उन्हें जेल में डाल दिया जाता, या कोई अन्य पार्टी से होता तो भी यही होता। लेकिन बीजेपी से हैं, पावर में बैठे हैं, सांसद हैं, इसलिए समस्या हो रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये महसूस होता है कि खिलाड़ियों से बड़े राजनीतिक लोग हैं, बाकी आप कुछ भी हो, जो देश के रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल राजनेता देश के भगवान हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि पुलिस हर लेवल पर डिले कर रही है कि कैसे बचाए, बेशर्मी की हद हो रही है। विनेश फोगाट ने कहा कि अगर ब्रजभूषण क्लीन है, उसने कुछ नहीं किया है, तो हम पर केस डाल दो, हमें सजा दो। विनेश फोगाट ने आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को डराने की कोशिश को लेकर कहा कि हाँ, गैंगस्टर से कॉल करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे मरवा देंगे, पीछे हट जाओ। पुलिस भी अपने लेवल पर कर रही है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से द केरला स्टोरी को बैन करने को लेकर फिल्म निर्माता विपुल शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत इस पर 12 मई को सुनवाई करेगी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे फिल्म के निर्माता की पैरवी कर रहे हैं। बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी इस पर रोक लगाई गई है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में बदले हालात और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अस्थिरता भारत समेत सभी देशों के लिए खतरनाक है। समाचार एजेंसी पीटीआई से अब्दुल्ला ने कहा, एक अस्थिर पाकिस्तान सभी देशों के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए भी। हम एक मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान चाहते हैं जहां लोकतंत्र कायम हो, इससे भारत से भी रिश्ते बेहतर होंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो आज़ादी के समय से ही उनके पहले पीएम की हत्या हुई, फिर को फांसी दी गई, उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को गोली मारी गई। अब इमरान खान चौथे पूर्व पीएम हैं जो जेल में हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से अब्दुल्ला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी जान बच जाए। बता दें, पाकिस्तान के हालात प्रधानमंत्री इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद ही खराब हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट कैंपस से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद पुलिस लाइन को अदालत स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कोर्ट में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी कि एनएबी द्वारा अल कादिर ट्रस्ट की जांच के संबंध में सुनवाई चली। सुनवाई की शुरुआत में एनएबी ने अदालत से इमरान की 14 दिन की फिजिकल रिमांड मंजूर करने का अनुरोध किया। पीटीआई अध्यक्ष के वकील ने अनुरोध का विरोध किया और कहा कि ये मामला ब्यूरो के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा कि एनएबी ने जांच रिपोर्ट भी साझा नहीं की थी। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तान में लाहौर के शादमान स्टेडियम में भीड़ ने हमला कर दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। वहीं पीटीआई नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का आरोप है कि मुझे इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में भी हालात बेहद खराब हैं। सेना बुलाई गई है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
इसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने भी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सेना की मदद लेने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जेन पियरे ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि अमेरिका किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करता है। हम दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन की सम्मान की मांग करते हैं। वहीं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने देर रात इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध करार दिया। वहीं तहरीक इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट के फैसले को हैरान करने वाला बताया है और कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।